तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो जम्मू कश्मीर को हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास से, तो आज जो हम जम्मू कश्मीर को आगे पढ़ने वाले हैं। होप आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। आज का क्लास काफी इंटरेस्टेड होगा। चलिए हम आपको बताते हैं आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है चाइना के बारे में पढ़ लिया था। चाइना के बारे में 10% जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस चाइना किस तरह से हमारे इस एरिया को कब्जा कर लिया था, ये सारी बातें मैंने आपको बताया, क्यों किया था और कब किया था। लगभग 1962 में जो है ये जो है चाइना जो है हमारे भारत के 10% भाग पे जो है कब्जा कर लिया था जम्मू कश्मीर के। और मैंने ये भी बताया था कि चाइना की क्या नीति है, वो जो है तिब्बत को अपनी हथेली मानता है और 5 फिंगर यानी कि वो इन सबको मानता है, जिसमें से लद्दाख वगैरह आते हैं, नेपाल भी आता है और यहाँ का भूटान सिक्किम से लेकर लेते हुए अरुणाचल प्रदेश आता है। उन सब एरिया पे वो कब्जा करना चाहता है। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है कि तिब्बत भी चाइना का नहीं है, वो एक स्वतंत्र देश था। तो चलिए तिब्बत के बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। अब हमें जो आज की क्लास करनी है उसमें हमें ये वाला पार्ट देखना है जो 30% है। ये 30% पे किसका कब्जा है, तो पीओके का है। ये आप मैप को समझ पा रहे हो ना, मैंने सिर्फ जम्मू कश्मीर को ऊपर वाली बात को बनाया है जिसमें ये पीओके आता है 30%। पीओके स्टैंड फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो चलिए कल की कहानी से हम थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। चलिए थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जब भारत स्वतंत्र होने के कगार पे था, तभी हम जैसे अंग्रेज लोग ने जब इस पे शासन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, जब वो हमारे देश को आज़ाद करने वाले थे, तब उन्होंने क्या कहा कि वो जो है सारे राज्य को और जितने भी थे यहाँ से अफगानिस्तान से के बाद जो इधर पाकिस्तान वाला जगह था या पश्चिम बंगाल वाला एरिया था, उन सब जगहों के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल सकता है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिल सकता है, या वो क्या कर सकता है कि इंडिपेंडेंट रह सकता है, वो अपना देश बना सकता है। तो इस तरह की बातें जो है उस समय बोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो पाकिस्तान अपना अलग बना रहा था और पाकिस्तान क्या कर रहा था, यहाँ वाला तो पाकिस्तान था ही और साथ में जो इधर बांग्लादेश जो अभी है वो भी पाकिस्तान के हिस्से में था। तो ये जम्मू कश्मीर में जो थे कि राजा हरि सिंह नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? राजा हरि सिंह नाम के व्यक्ति थे। कल भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। और उनके मंत्री थे शेख अब्दुल्ला। उनके मंत्री कौन थे? शेख अब्दुल्ला। ये भी मैंने आपको बताया था, शेख अब्दुल्ला। इन्हीं का पोता है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले सीएम था। 370 हटने से पहले ये सीएम था वहां का, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला जो था इनका चीफ मिनिस्टर था, ये प्रधानमंत्री था, मतलब वो उनका मंत्री था। ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हरि सिंह जो राजा थे जम्मू कश्मीर में, उसके मंत्री कौन थे, तो ये शेख अब्दुल्ला था। ये बहुत ही मतलब ये होता है ना चापलूस टाइप का आदमी था। ये क्या किया था, ये हरि सिंह को सिखा दिया। जो राजा हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। उनको ये क्या बताया कि हम जो है स्वतंत्र बनाएंगे, मतलब जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, ना तो हम पाकिस्तान में विलय होंगे और ना ही भारत में विलय होंगे, हम स्वतंत्र बनाएंगे। तो हमारे देश में जो है ये कार्यभार किनको दिया गया था, तो हमारे पटेल जी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दायित्व दिया गया था कि आप जितने भी भारत के राज्य हैं उनको भारत में विलय करने का जो है प्रयास करेंगे। तो हमारे पटेल जी तो लौह पुरुष एकदम खतरनाक आदमी थे। वो क्या कर रहे थे कि सारे मतलब जो राज्य हैं, जो प्यार से मिलना चाहता था उसको प्यार से मिला रहे थे, जो थोड़ी मोड़ी शर्तें रख के मिलना चाहता था उसको उस तरह से मना रहे थे, जो कुछ काज के चाहता था कि मिलना उसको कुछ काज के भी मिला है। जैसे हैदराबाद वगैरह की घटना देख लीजिए, वहां कुछ लोग तेज बन रहे थे, तो क्या किए कि आर्मी जो है उसको पुलिस के वेशभूषा में भेज दिए। वहां के लोगों को लगा कि अरे तो कांस्टेबल पुलिस मतलब यहाँ की जनरल पुलिस है, क्या करेगी, ज्यादा ज्यादा इनकाउंटर करेगी, लेकिन यहाँ तो आर्मी सब थी, सारी तोप लेके पहुंच गई थी। तो वहां पे क्या कर ली, उस एरिया को मिला ली। उसी तरह से कुछ अगर जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार के बारे में आप सब जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि हम भारत में तो विलय करेंगे, लेकिन हमारी जो महल है, उन्होंने शर्त रखी कि हमारा जो महल है, जैसे हम राजा के जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे, हम आपके संविधान को मानेंगे, हम आपके देश के नागरिक होंगे, लेकिन हमारा राजघराना रहेगा। तो आज भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सिंधिया राजघराना आज भी वैसे का वैसे ही है, वहां के लोग राजा माने जाते हैं। राजस्थान में कई सारे ऐसे राजा थे, उन्होंने भी भारत में विलय करने के लिए हाँ कहा और अपनी महलें बचाने के लिए रखी। तो राजस्थान में भी आप कितने सारे महलों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरह से जो पटेल थे उनका ये दायित्व था कि वो पूरे भारत को वापस से क्या करें, गठित करें, पूरे भारत को जो है बना कर रखें। सरदार पटेल का बहुत बड़ा इसमें
में योगदान था। और इसमें अगर हम देखें कि ये वाला एरिया पाकिस्तान कर लिया, ये वाला एरिया जो है चाइना कर लिया, इसमें मगर थोड़ी सी देखें तो नेहरू की भी गलती है। नेहरू जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट नीति रखते थे, ठीक है। नेहरू में यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो बहुत ही सॉफ्ट नीति रखते थे बाकी देशों से। ये देखिए आज जज कर पाना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि इस इतिहास की गलतियों का बहुत आसानी से समझ पाइएगा कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ गलती किया, ये व्यक्ति यहाँ गलती किया, क्यों? क्योंकि आपके पास उसका परिणाम है। लेकिन यही बात अगर हम आज आपसे कहें कि हमारा जो ये योगी है, यूपी के योगी हो गए, बिहार के नीतीश कुमार हो गए, दिल्ली के केजरीवाल हो गए, ये क्या गलती कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्या गलती कर रहे हैं, वर्तमान में एनालिसिस कर पाना दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। बट जो इतिहास में हो चुका है उसके गलतियों का आप बहुत ही आसानी से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम आपके सामने है, उससे क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ वो आप देख सकते हैं। इसलिए नेहरू जो थे उस वक्त काफी सॉफ्ट नीति रखते थे। ये गलती मतलब ऐसा हम कह सकते हैं। उस वक्त का सिचुएशन भी हमारा वैसा नहीं था, लेकिन हमारे से तो बदतर सिचुएशन पाकिस्तान का था। हमारे पास उतनी आर्मी थी कि हम पाकिस्तान से तो एटलीस्ट लड़ ही सकते थे ना, अपना एरिया तो ले ही सकते थे पाकिस्तान का। तो क्या हुआ कि इस समय जब राजा हरि सिंह जब बोल दिए कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम जो है अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, तो ये शेख अब्दुल्ला तो चाहता ही था कि इसको स्वतंत्र देश बना ले, उसके बाद हरि सिंह को मार देंगे और अपना राज चलता रहेगा। आप देख भी सकते हैं ना, देखिए शेख अब्दुल्ला का बेटा उसके बाद यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था, अब उसका पोता उमर अब्दुल्ला नेतृत्व कर रहा था। और अभी 370 नहीं हटता तो कितना अब्दुल्ला जी यहाँ आगे रहते हैं उसका आपको देखने को मिल जाता। 370 हटने के बाद ये थोड़ा सा अब क्या हुआ, देश के में जुड़ चुका है। अब देश में एक राज्य की तरह, मतलब है तो यूनियन टेरिटरी लेकिन राज्य की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब आने वाले 5-10 साल में वहां पे ठीक हो जाएगा वातावरण। तो अब ये मेनली 30% को देखते हैं कि जब राजा हरि सिंह ने ये बात अनाउंस करी कि हम किसी में विलय नहीं होंगे, ना हम पाकिस्तान में बनेंगे ना हम भारत का हिस्सा बनेंगे, हम स्वतंत्र बनेंगे, तभी क्या हुआ, कश्मीर से लुंगी पहन के चचा जी लोग आ गए। चचा जी बोले तो पाकिस्तानी लोग क्या किए, पाकिस्तान के आतंकवादी सब कश्मीर में घुस गए। अब कश्मीर में घुस गए तो हरि सिंह जो तेज बन रहे थे कि भाई अपना अलग राज्य देश बनाएंगे, तो हरि सिंह के आधा से ज्यादा सेना को कुछ ही देर में मार दिए। अब हरि सिंह बौखला गए कि भाई सारा सेना मार दिया, अब क्या करेंगे। तो जैसे ही हरि सिंह को बात पता चला, दौड़ के आए दिल्ली में बताए नेहरू जी को कि ऐसे ऐसे हो गया, हमको बचाइए नहीं तो हमको मार देगा। तो ये क्या बोलते हैं, नेहरू जी जो है कहते हैं कि हाँ हाँ मेरी फौज जाएगी, जरूर जाएगी। और नेहरू की क्या किया कि फौज फटाक से भेज दिए वहां पे उसको बचाने के लिए। लेकिन तभी सरदार पटेल बताए कि अरे आप उसको सेना क्यों भेज रहे हैं, सेना को रोकिए, पहले उसको बोलिए कि भारत में विलय करोगे, मतलब भारत का हिस्सा बनोगे, अगर हिस्सा बनना है तभी तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, नहीं बनना है तो नहीं करेंगे। तो हरि सिंह भागा आया और विलय पत्र पे क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ हम भारत के ही हिस्सा बनेंगे, हस्ताक्षर कर दिया। अब हस्ताक्षर जैसे ही किया तो बस यहाँ से आर्मी गई और आर्मी जो मार के उसको भगाई, तो जितने एरिया में भगाई आज तक हमारा जो ये बॉर्डर है वो यही बन गया और 30% पे कब्जा पाकिस्तान का ही रह गया। तो आप इतनी बात को समझे होंगे कि ये जो घटना है वो कैसे घटी, किस तरह से यहाँ पे से मतलब इंडियन जो आर्मी थे वो मार कर उसको भगाए। और ये घटना कब है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें 1948 की घटना है, ठीक है। 1948 के आसपास ये हुआ और जैसे ही हमारी आर्मी यहाँ पे गई तो यहाँ गई, जैसे ही वहां गई और जहां पे वो आकर खड़ी होगी वही हमारा देश का क्या हो गया, बॉर्डर बन गया। तो ये घटना उसी समय की। अगर आप सोचिए कि अगर हरि सिंह ये बात नहीं बोलते तो ये पूरा जम्मू कश्मीर पे आज कोई विवाद ही नहीं होता, ये पूरा हमारा होता, मतलब पहले बोल दिए होते, या फिर जैसे कि नेहरू ने जो एक्शन लिया वो 2-3 महीने पहले ले ली होती तो क्या होता, वो हस्ताक्षर विलय पत्र पे साइन करते और सेना यहाँ पहुंचती तो हो सकता है हमारा बॉर्डर यहाँ से होता। समझ रहे हैं ना आप बात को, तो हमारा बॉर्डर यहाँ से होता। तो इस तरह से पाकिस्तान वालों ने क्या किया, आतंकवादी का अटैक करवाया, जिसे हरि सिंह भागे आए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए दिल्ली आकर। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने क्या करा, अपनी आर्मी भेजी और देश का ये वाला बॉर्डर बन गया। तो इस तरह से 35% एरिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, बहुत जल्दी ही जो है कोई ऐसा हमारी गवर्नमेंट में ऐसा आएगा जरूर जो थोड़ा सा तानाशाह होगा, गर्म खून होगा, वो बहुत जल्दी इस 30% को भी अपने देश में मिला लेगा विथ दिस 10%। समझ गए बात को। चलिए अब हम आगे जो है कुछ बिंदु को समझते हैं। पाकिस्तान ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसे बेहतरीन तरीके से पता था कि भारत जब चाहेगा तब मारपीट के क्या करेगा, ले लेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, ये जो बांग्लादेश है ये क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। आप अगर रुकिए मैं आपको मैप में दिखाता हूं, 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए ये मैप में ये आपको दिख रहा होगा, 1 सेकंड, ये हमारा भारत का मैप है, आप देख रहे हैं
यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है बांग्लादेश, ये क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान दोनों एक ही था पहले। यहाँ पे उसने बहुत ही जुर्म ढाने लगा, मैं आपको इसकी भी कहानी बताऊंगा, बहुत जुर्म ढाने लगा पाकिस्तान वालों ने। भारत क्या करी, अपनी सेना भेजकर यहाँ क्या भयंकर मारी, पाकिस्तानियों को मारकर भगाई और इसे एक नया देश बांग्लादेश बना दी। उसी तरह से भारत के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है इसको लेना। तो ये बात उसको बखूबी पता थी पाकिस्तान को कि यहाँ पे जो है ज्यादा दिन मेरा चलने वाला नहीं है। भारत जब चाहेगा मारपीट के अपनी आर्मियों के थ्रू क्या करेगा, उसका जो एरिया है उसको वो ले ही लेगा, क्या करेगा, ले ही लेगा। तो इस बात से डर के क्या किया उसने कि यहाँ पे लाके बिठा दिया, किसको, अमेरिका को यहाँ लाकर बिठा दिया। कुछ इस एरिया में क्या किया, अमेरिका को लाकर यहाँ बिठा दिया। अब अमेरिका को लाके बिठा दिया तो अमेरिका क्यों खरीदा भाई ये जमीन, क्यों यहाँ आकर रहा, वो इसीलिए आकर यहाँ रहा ताकि, जैसे कि देखिए भारत जो है वो हमेशा रसिया के साथ उसका अच्छा दोस्ती है, ठीक है, रूस के साथ उसका क्या है, हमेशा बहुत ही अच्छा दोस्ती रहा है बचपन से। उसकी भी कहानी हम हमको बताएंगे कि किस वक्त भारत ने रूस का सपोर्ट किया और कैसे जो है भारत और रूस में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि कोई भी सरकार आ जाए इस दोनों के बीच में फाउंडेशन इतना अच्छा रहता है कि आज यूएनओ में जो है रूस के लिए भारत खड़ा और भारत के लिए रूस खड़ा रहता है। तो देखिए क्या हुआ कि चलिए हम इससे थोड़ी सी बीच की कहानी एक बात और बता देते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे अमेरिका के आने से पहले 1945 में यूएनओ का 1945 में जो है यूएनओ बना था। यूएनओ बोले तो ये यूएनओ का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था है जहां पूरे वर्ल्ड में कहीं भी झगड़ा होगा, विवाद होगा तो इसको सुलझाने के लिए यूएनओ बनाया गया। मैं आपको यूएनओ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूएनओ जो है बनाया गया, इस ग्रुप में पूरे देश, एक देश का दूसरे देश से होने वाले झगड़े पे जो है सारा डिसीजन यहाँ यूएनओ में लिया जाता था। तो 1945 में यूएनओ बना और जो है ये 1947 के अराउंड जो है 47 हम अगर हम बोले कि 1947 और 1948 के अराउंड जो है ये वॉर हुआ था। तो नेहरू जी क्या किए कि ये कश्मीर विवाद जो है, कश्मीर विवाद लेकर पहुंच गए, कहां, कश्मीर विवाद लेकर चले गए यूएनओ में और यूएनओ में बोले कि देखिए हमारे जो एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया वगैरह वगैरह। अब आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1947-48 की बात है और आज 2021 में हम लोग पहुंच गए हैं और स्टिल जो है यूएनओ इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। शांति दूत भेजा है बट लेकिन ये बॉर्डर जो है यहाँ पे हमेशा इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में फ्रंटियर युद्ध चलता ही रहता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब बराबर आपको न्यूज सुनने को मिलता है कि आर्मी मारे गए, आर्मी मर गया, शहीद हो गए हमारे आर्मी और पाकिस्तान के आदमी मारे गए, ये बात आपको बराबर सुनने को मिलता होगा। तो ये आप देख ही सकते हैं। तो यूएनओ जो है ये किसी काम की संस्था रह नहीं चुकी है। जिस दिन वर्ल्ड थर्ड वार हो गया उस दिन यूएनओ जो है पूरी तरह से अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि यूएनओ से पहले भी एक संस्था बनी जिसने ये गारंटी की कि वर्ल्ड सेकंड वार नहीं होगा। जब फर्स्ट वार हुआ था उसके बाद ये एक बनी थी यूएनओ की एक छोटी संस्था बनी थी, वो गारंटी कर रही थी कि सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होगा। सेकंड वर्ल्ड वार होते ही वो ध्वस्त हो गया और सेकंड के बाद कौन बना, यूएनओ। यूएनओ के अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया, अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया तो यूएनओ भी क्या होगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यूएनओ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है, वो हमें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग एग्जामिनेशन में यूएनओ से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है हमें, ठीक है। तो चलिए अब हम देखें तो क्या हुआ यहाँ पे कि अब पाकिस्तान डर से क्या किया, यहाँ लाके बिठा दिया अमेरिका को। अब अमेरिका क्या करी, ये जमीन क्यों खरीदी, क्योंकि यहाँ से वो रशिया पे ध्यान रख सकती है, क्योंकि रशिया से उसका एकदम कट्टर संबंध है, मतलब मारपीट वाला संबंध एकदम भयंकर। आप उसको अफगानिस्तान वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, मैंने अफगानिस्तान में बहुत ही डिटेल में बताया है कि कैसे इसने अफगानिस्तान को रशिया और रशिया और अमेरिका ने किस तरह से ये मतलब आज जो अफगानिस्तान की स्थिति है उसको किस तरह से रशिया और ये क्या बोलते हैं अमेरिका मिलकर उसको किस तरह से बर्बाद किया है, किस तरह से आतंकवादी अमेरिका ने फैलाया। तो अमेरिका चाहता था कि रूस पे भी ध्यान हो जाए, दूसरी बात थोड़ा सा चाइना पे भी ध्यान हो जाएगा और भारत पे भी जो है वो अपना ध्यान रखेगा और पाकिस्तान पे भी अपना ध्यान रखेगा। जैसे ओसामा बिन लादेन वगैरह को मारा गया था ना 2011 के अराउंड, कब 2011 में मारा गया था, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस बात को लेकर डरा हुआ था। तो ये क्या करा कि यहाँ पे इस बात से मतलब पाकिस्तान इस बात से डर के कि भारत जो है एक ना एक दिन इसको जीत लेगा, ये डर से क्या किया, ये एरिया जो है किसको दे दिया, तो ये दे दिया अमेरिका को। ये कौन सा एरिया है, इसको बोलते हैं गिलगिट बोलते हैं, ठीक है, इसे गिलगिट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या करा उसने, हवाई अड्डा बनाया, अमेरिका ने क्या बनाया, हवाई अड्डा बनाया अपना, हवाई अड्डा बनाया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद पाकिस्तान इतना बुर्बक नहीं था, उसको लग रहा था जैसे कि जब 2011 में वो मारा गया तो इसको इस बात का डर हो गया कि यहाँ पे अमेरिका की प्रभुत्ता ज्यादा हो जाएगी। उसने क्या किया, जो ये गिलगिट वाला एरिया था इसके बगल बगल वाला एरिया किसको दे दिया, ये बगल बगल वाला एरिया दे दिया चाइना को।
देखते रहिए किस तरह से जो है ये जो है भेड़िया की भांति डरता है, लुंगी पहन के राजनीति करता है। इसको अपना तो कुछ पता ही नहीं चलता है पाकिस्तान को कि क्या करना है नहीं करना। आजादी के इतने दिन हो गए, आज तक इसकी जीडीपी को देखिए। चाइना इसको अपने लालच में सीपीईसी रोड यहां से क्रॉस करवा दिया। सीपीईसी रोड कहा कि यहां पे 10,000 कंपनियां लगेंगी पुल के नीचे। इतना बड़ा गधा है कि अपनी जीडीपी से ज्यादा पैसा चाइना से कर्ज ले लिया। अब बताइए, अपना पूरा देश का एक एक चीज बेच देगा, देश का पूरा जमीन बेच देगा, फिर भी वो चाइना का कर्ज नहीं चुका पाएगा। कब इसको समझ में आएगा, कब इसके पास इतना अकल आएगा कि भाई क्या करना है। आप इतना बात आपको हम बता दें कि आज भी आपके अगर वीजा पे पाकिस्तानी हो गया ना, अगर आप वीजा पे या फिर आपके नाम के साथ पाकिस्तानी अगर किसी भी तरीके से जुड़ गया तो आपको नंगा करके चेक करेगा एयरपोर्ट पे। कितने देश ने तो बैन कर रखा है कि अमेरिका के लोग आ ही नहीं सकते। अगर वीजा पे आपके अमेरिका का परमिशन है तो कई देश तो परमिशन ही नहीं देंगे आपको। आप सोच समझिए। इसीलिए एक बार आपने एक न्यूज सुना होगा कि हमारे यहाँ जो सलमान खान है, सलमान खान को एक बार नंगा करके चेक किया गया था यूएसए एयरपोर्ट पे। लगभग 1.5-2 घंटा तक उसको सर्च किया था, क्योंकि ये डिटेक्शन हो रहा था कि वो पाकिस्तानी तो नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, तो पता नहीं क्या है। अब आप समझ ही सकते हैं। ये एक सीपीईसी रोड है, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ने होंगे, सीपीईसी रोड के बारे में जानना होगा। जो ये क्या कर रहा है, चाइना जो है पाकिस्तान को कर्ज देकर ये रोड बना रहा है। अब इतने कर्ज के तले दब चुका है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देगा, पूरा कंपनी पूरा देश बेच देगा, फिर भी वो चाइना का जो है वो लोन नहीं चुकता कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे थे टॉपिक पे कि पहले ही किसने किसको दिया, अमेरिका को दिया। कौन सा वाला एरिया दिया, तो गिलगिट वाला एरिया जो है अमेरिका को दे दिया। उसके बाद हम दूसरा एरिया आपको क्या बताएं कि दूसरा एरिया जो है जिसको सरकराम घाटी कहते हैं, ये किसको दे दिया, ये चाइना को दे दिया। मैंने अभी बताया ना कि इसकी यहाँ पे जो है इसको कहते हैं सरकराम घाटी, सरकराम घाटी बोलते हैं इसको। ये किसको दे दिया, तो चाइना को दे दिया। अमेरिका देखिए भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका को बिठा दिया। अमेरिका तो चाहता ही था कि रूस पे और भारत पे नजर रख सके, तो वो बैठ गया। उसके बाद चाइना को यहाँ बैठा दिया ताकि क्या कर सके, अब अमेरिका और चाइना दोनों रहेगा। तो ये चाइना क्या करता है, चाइना के टुकड़ों पे पल रहा है ना ये। अब पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के टुकड़ों पे पलता है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए ना कि रखेल है उसका, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चाइना का रखेल है एक तरफ से, ठीक है। तो अब समझिए ये जो है चाइना, ये क्या किया, सरकराम घाटी अब चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो अब अगर हम रुकिए, मैं इसको इरेज करके फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो है मेनली जो 30% है ये 3 भाग में जो है बट गया, ठीक है। एक अमेरिका का हो गया, एक आपको आजाद कश्मीर हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, तो ये सरकराम घाटी हो गया, जो किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। तो अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना आ गया। चलिए ठीक है, मैं आपको इरेज करके एक बार फिर जो है इस बात को बताने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, ये जो है ये वाला एरिया तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ये 10% क्या है, चाइना के कब्जे में, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है, अक्साई चीन कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे थे, तो चले देखते हैं। ये वाला एरिया जो है इसे आजाद कश्मीर कहता है, इसे सब क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। और ये वाला जो एरिया है ये चाइना इस पे कर लिया, इसको क्या नाम कहते हैं, सरकराम घाटी कहते हैं। और ये वाला एरिया इसे क्या कहते हैं, गिलगिट कहते हैं। तो ये आप जो है ये बातों को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो एरिया है इसे कहते हैं मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। ये जो है, ये जैसे कि भारत में जो है, भारत में अगर आप मेडिकल में हैं तो मेडिकल के सबसे बढ़िया आदमी कहाँ से, मतलब सबसे जो कहते हैं ना प्रभावी रिजल्ट कहाँ देता है, एम्स से मिलता है। इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी वगैरह हो गया। उसी तरह से आतंकवादी के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन है, तो मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद क्या है, इस तीनों का संयुक्त जो है यहाँ पे क्या है, राजधानी है। संयुक्त राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद में, समझ गए। मुजफ्फराबाद में क्या है, आतंकवादी अड्डा। तो मैं आपको बता दूं बेहतरीन बात कि यहाँ पे क्या होने वाला है, सेकेंड सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। गुप्त रखिएगा बात को, हालांकि पाकिस्तान जान भी लेगा तो कुछ उखाड़ नहीं सकता है, एज यू नो गाइस। तो यहाँ पे क्या है, ये मुजफ्फराबाद है, ठीक है, मुजफ्फराबाद में है। और यहाँ पे क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक सेकंड वाला होने वाला है, सीक्रेट बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मुजफ्फराबाद को आप समझ गए होंगे। अमेरिका जो है यहाँ पे अपना हवाई अड्डा गिलगिट में बना लिया। इसके सरकराम घाटी चाइना का हो गया, या अक्साई चीन हो गया, आजाद कश्मीर हो गया। इतनी बात समझ गए। और यहाँ पे 10% जो है ये अक्साई चीन हो गई। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं कि अपने जो एरिया, जो हमारा 60% जो है ये 60% एरिया जो है हमारा बीच वाला, ये क्या है, हमारा ये भारत का अभी हिस्सा है, अभिन्न अंग है। अभी जो है यहाँ के लोगों में हमेशा क्या होते रहता है, अब ये पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अफवाह फैलाते रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ वाला जो एरिया है, इसमें जो ये वाला, इसका नाम है जम्मू, इसका नाम है कश्मीर,
नहीं सॉरी, इसको कहते हैं कश्मीर, इसका नाम है जम्मू और इसका नाम है लद्दाख। इतना बात आप समझ गए होंगे। ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा जम्मू है, ये मेरा लद्दाख है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये है नहीं था। कब तक? जब तक 370 थे। अब ये 370 जो है ये किसका दिया हुआ था? तो जो ये हम अपने आपको बताया ना, हरी सिंह जो थे, तो हरी सिंह जब विलय पत्र पर साइन करने लगा तो उसका जो मतलब मंत्री था शेख अब्दुल्ला ने कंडीशन रख दिया था कि चलिए, अगर आप, हरी सिंह को बोला कि अगर आप इसके विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आप एक कंडीशन रखिए कि आर्टिकल नंबर 370 हमको अलग से दिया जाना चाहिए। वो आर्टिकल 370 मान लिया। और आर्टिकल 370 में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि भारत का जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर पे लागू ही नहीं होगा। मतलब वो अपना संविधान लिखेंगे, उनका अपना झंडा होगा। मतलब इस तरह की जो बात है उस विलय पत्र पे लिखा हुआ था। तो प्रधानमंत्री ने आज, हमारे प्रधानमंत्री 2009 में एकदम बेहतरीन, 2009 नहीं, अराउंड सम अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, हाँ 2019 में हुआ है। 2019, 9 कहाँ से आ गया? 2019 में जो है क्या किए कि ये 370 धारा यहाँ से हटा दिए। मतलब अब कोई भी नागरिक यहाँ जाकर जमीन खरीद सकता है, कोई भी नागरिक यहाँ रह सकता है, कोई भी नागरिक घूमने जा सकता है और यहाँ के नागरिक को भारत में आम जनता की तरह ट्रीट किया जाएगा, न कि कोई स्पेशल रखा जाएगा और न ही किसी तरह से सताया जाएगा, न ही इसे किसी अदर कंट्री का माना जाएगा। हालांकि माना तो पहले भी नहीं जाता था। तो ये सब चीज हमें जो है अब समझना है। 370 हटने के बाद जो है अब ये एरिया थोड़ा थोड़ा शांत हो गया है। ठीक है, 370 हटने के बाद का सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही मतलब अच्छा ट्विस्ट है। जैसे कि उन्होंने क्या किया, जैसे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान क्या करता था, बार बार क्या कर रहा था, यहाँ से आतंकवादी को घुसा दे रहा था, यहाँ से इन सब एरिया में आतंकवादियों को घुसा रहा था और बार बार जो है लोगों को परेशान कर रहा था। और यूएनओ में मुद्दा भी उठा देता था, कश्मीर शांत नहीं है, कश्मीर ये है, कश्मीर वो है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने 370 को हटाने के साथ साथ क्या किया कि यहां से कश्मीर को ही गायब कर दिया। यहां से क्या किया, कश्मीर को ही गायब कर दिया। क्या किया कि इस एरिया को बना दिया लद्दाख। अब आप देखिए, यहां से कश्मीर को हम रिमूव कर देते हैं और इस पूरे एरिया को बना देते हैं लद्दाख। इस पूरे एरिया को बना क्या देते हैं, ये हो गया लद्दाख वाला एरिया हो गया। कौन सा वाला एरिया हो गया? तो लद्दाख। और इसका नाम हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब कोई आएगा पूछेगा, यूएनओ का कोई आएगा पूछेगा यहाँ पे कि भाई हमको यहाँ जम्मू कश्मीर ले चलो, तो आदमी जम्मू कश्मीर आएगा। जम्मू कश्मीर पूछेगा कि आपको पाकिस्तान से कोई दिक्कत, तो बोलेगा लेकिन हाँ, पाकिस्तान से ये दिक्कत नहीं पूछता है। वो पूछता है कि जैसे पाकिस्तान अगर ये बात बोलता है ना जाके यूएनओ में कि भाई पाकिस्तान, कश्मीर जो है शांत नहीं है, कश्मीर शांत नहीं है, कश्मीर को आज़ादी दिलवाना चाहता है पाकिस्तान, अपने खुद का देश नहीं संभाल रहा है, उससे दूसरे देश को आज़ादी दिलाना चाहता है। यार हमारे देश में क्या यहीं पे मुसलमान है? हमारे देश में आके देखो तो सिर्फ यहीं पे मुसलमान है। किसी मुसलमान को, या इनफैक्ट मुसलमान छोड़िए ना, उससे कम कम्युनिटी वाले तो अलग धर्म के भी हैं, ईसाई वगैरह हो गए, तिब्बत से भाग कर आए दलाई लामा वगैरह, उन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई इतने दूर के मुसलमान को दिक्कत हो जाएगा? अजीब सा बात करता है पाकिस्तान यूएनओ में जाके। अब देखिए, उसको अपने देश का नहीं समझ रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोग भारत से मांग रहे हैं हेल्प करो, हमारी मदद करो, हमको आजाद करो। बताइए, इतना छोटा पाकिस्तान है, इसमें भी इधर वाला एरिया पे जुर्म ढाता है, वो तोप लेकर, एरोप्लेन लेकर उसे बम्बार्डमेंट करवा देता है। वहां के लोग इतने परेशान हैं कि भारत से मदद मांगते हैं कि हमें आजाद देश घोषित कर दिए। अब आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। उसका खुद का देश संभलता नहीं है। इतने सालों में खुद का जीडीपी देखिए, उससे टूटने वाला यहाँ बांग्लादेश जो है उससे ज्यादा जीडीपी गेन कर चुका है, उससे ज्यादा डेवलप हो चुका है, और उसकी सिचुएशन देख लीजिए। वो दूसरे देश को आजाद कराएंगे। भाई अपना संभाल लो यार पहले। तो देखिए, यहाँ पे अब जो कोई लोग आएगा तो पूछता है भाई जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई दिक्कत है, कोई आतंकवादी? नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला जो प्रॉब्लम था अब तो लद्दाख बन चुका है और ये क्या हो चुका है, जम्मू कश्मीर हो चुका है। तो अब यहाँ भी थोड़ी शांति हो गई और लद्दाख वाले एरिया में भी जो है शांति हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इतनी बातों को आप समझ होंगे, तो जम्मू कश्मीर के जो है मुद्दे को आप समझे होंगे कि किस तरह से ये विवादित क्षेत्र है, तो किस तरह से विवाद रह गए हैं यहाँ पे, अभी कहाँ कहाँ क्या है, तो आप ये सारी बातों को समझे होंगे। तो अभी हम लोग को टोटल कितने स्टेट्स पढ़ने, 28 स्टेट्स पढ़ने हैं और बाकी यूनियन टेरिटरीज पढ़ने, ठीक है। तो 28 स्टेट्स में जो है जम्मू कश्मीर के इतनी बात को आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना, अब हम इसके भौगोलिक
चीज़ों पे आएंगे। तो ये तो विवादित था, जो विवाद थे, जो कहानी थे, जो हमें जानने जरूरी थे, जो इतिहास इन जम्मू कश्मीर के साथ घटा हुआ था, इन सारी बात को हम जिक्र कर लिए हैं। अब कल के जो हमारा क्लास होगा इसमें हम भौगोलिक चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ कौन से दर्रे हैं, जैसे कि बुर्जिला दर्रा वगैरह, इसमें सारे दर्रे को आपको बताएंगे। इसके बाद जो है भौगोलिक स्थिति को पढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर में जैसे कि फसल वगैरह हो गए, सेब वगैरह का अच्छा खेती होता है, ये सब जगह बताएंगे। कुछ एरिया बता देंगे आपको, ठीक है, कुछ एरिया बता देंगे, और कारगिल का युद्ध वगैरह इसमें बताएंगे, कौन कौन से एरिया यहाँ पे प्रसिद्ध है वो हम बता देंगे, जगह कौन कौन से ये सब बता देंगे। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। चलिए इतनी बात को आप समझ गए। अब अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे लोग से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।